Good morning, class. Today we are going to start with the last part of our video of your electrochemistry. और जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे कंडक्टिविटीज को समझने के बाद, मोलर कंडक्टिविटीज को समझने के बाद, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ जो लॉ है वो बहुत सिंपल है। वो क्या कहता है, मैंने अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। हमने जब अपना एक ये डिग्री कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज योर कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कंसंट्रेशन। तो ये जो नेक्स्ट लास्ट में जो उसका डिनोमिनेटर में लिखा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते थे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये एक ऐसी कंडक्टिविटी होती थी जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाती थी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअल में किसी भी एसिड की या सॉल्ट की कैसे निकाली जाती है, वो कॉलरॉश लॉ ने बहुत सिंपल तरीका बताया। उसने बोला कि टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल आयंस के, मतलब केटाइन और एनाइन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। जैसे सपोज मुझे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, कहीं पर आपको ऐसा सिंबल भी दिखेगा, डोंट वरी, या कहीं पर आपको ये सिंबल दिखेगा, तो दोनों ही सिंबल मोलर कंडक्टिविटी के ही हैं। तो हम अपना सिंबल बनाते हैं मोलर कंडक्टिविटी। सपोज हम लोगों ने निकालनी है NaCl की, ठीक है, तो ये NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर कैटायन एंड द एनाइन। जो इसकी इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, उनका सम ही आपका NaCl का टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। या जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर योर CH3COOH, तो ऑब्वियसली आप ये जानते हो कि इसमें कौन सा कैटायन होता है, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन होता है, और इसमें आपका कैटायन आपका एनायन आपका CH3COO नेगेटिव हो गया और कैटायन आपका H पॉजिटिव हो गया। तो सिंपली इसने यही समझाया कि जो इसके कैटायंस और एनायंस होते हैं किसी भी सॉल्ट के या एसिड के या बेस के, उन्हीं का ही सम उनके टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताता है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज आई टेक द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर HCl, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, that will be limiting molar conductivity of your H positive ion and limiting molar conductivity of your Cl negative ion। कि इंडिविजुअली जब ये कैटायन जैसे H प्लस है या एनायन Cl नेगेटिव है, अगर इनको इनका के साथ इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाता है तो इनकी मैक्सिमम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहाँ तक आ सकती है, तो उनके सम को ही उनका टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बनाया जाएगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वील टेक वन न्यूमेरिकल दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर इजीली कि न्यूमेरिकली कैसे हमसे पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब अगर मैं इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करूं तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको अल्फा निकालना है। ठीक है, इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी, अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी 39.05 है, फाइन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये चीज तो हमें दे रखी है, बट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें नहीं दे रखी है। बट अगर हम गिवन डाटा में देखें, जो नीचे डाटा दे रखा है उसमें H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव के बारे में हमें अलग अलग कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो अगर हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी CH3COH की पता है, लेकिन हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर CH3COOH will be limiting molar conductivity of your acetate ion and sum of these two of your anion and your cation। cation क्या है, H पॉजिटिव है, इसमें आपका
ये वाला आपका केटायन हुआ, आपका ये वाला एनायन हुआ सॉरी, और ये वाला आपका केटायन हुआ। ठीक है, तो इसकी आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40.9 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वो उसकी यूनिट हुई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपकी H पॉजिटिव की आपको दे रखी है 349.6 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 390.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गई हमारे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम इजीली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है 39.05, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके सामने मैंने निकाली है 390.5। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट 0.1। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। सो बस इतना ध्यान रखना, रॉकेट साइंस नहीं है कोई, कि बस अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी एसिड बेस या सॉल्ट की, तो उसके इंडिविजुअल आयंस को आप प्लस कर दोगे, उसे आप कैलकुलेशन में लाओगे तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो कोलरॉश लॉ सिर्फ इतना ही है और आपको इतना ही इसको बोर्ड्स के हिसाब से ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, this is the next topic that we are going to study after the Colrausch law, that is Faraday's law. Faraday's law जो है, Faraday साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी वो मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस के कंसेप्ट पे दी। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस वेयर द इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज्ड इनटू कैटायन एंड एनायन ऑन द बेसिस ऑफ योर और ऑन द पासिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाते हैं। यही होता है डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने इसको रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काफी बार पढ़ा है क्लास 8 से। तो जो इन्होंने लॉ दिया तो दैट वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइसिस। की इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो हम लोगों ने उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी हैं या देखेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है फैराडे के, हम लोगों ने क्लास 12th में 2 लॉज पढ़ने हैं। तो जो पहला लॉ है दैट इज द फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास। जो लैंग्वेज लिखी है वही आपको इसका आइडिया देती है कि कितना किसी भी इलेक्ट्रोड पे, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, किस पे कितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या हम कह सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ योर कैटायन और एनायन जो भी डिपॉजिट हो रहा है, जो भी डिपोजिशन हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट पास। जितना आप करंट पास करोगे उतना ही वो ज्यादा डिपोजिशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाई है कि भैया जब करंट ज्यादा पास करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होंगी, ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने कैटायन एनायन में ब्रेक होगा, और उतना ज्यादा ही आपको डिपोजिशन मिलेगी, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैथोड और योर एनोड साइड। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि द वेट ऑफ द और अमाउंट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर करंट पास। और आपको पता है जो करंट होता है फर्स्टली वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। और Q के बारे में आप जानते हो, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। I इज योर करंट, ठीक है, इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं। Q जो होता है दैट इज योर I इंटू T। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकाला है, लगाया है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं तो हमको एक फैक्टर या कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर लिया है Z इंटू Q। W क्या है, अमाउंट ऑफ द योर मटीरियल और योर मेटल दैट इज बीइंग डिपॉजिटेड इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। Z क्या है, आपका कांस्टेंट है, और Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है। और Q जो है वो आपका चार्ज है,
अब इसको हम और भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया I इंटू T, तो दैट इज I इंटू T। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। W, how much amount of that particular metal is being deposited in the electrode, जैसे कॉपर है, ठीक है, अगर आप कॉपर की रिफाइन करते हो तो आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया है, तो जब आप लोगों ने क्लास 9th में कॉपर सल्फेट की डिकम्पोजिशन पढ़ी थी, तो क्या होता था कि जो कॉपर होता था वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता था, कैथोड की थिकनेस मोटी हो जाती थी, और एनोड पे आपको वहां पे मड मिलती थी, एनोड मड जिसको बोलते थे, इम्प्योरिटी मिलती थी। तो जो भी मेटल डिपॉजिट हो रहा है तो उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो W है, Z आपका इलेक्ट्रो केमिकल कांस्टेंट, एंड I इज योर करंट एंड T इज योर टाइम। तो इसको अब आगे फर्दर कैसे यूज करना है अब हम ये समझेंगे। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले बेसिक तो हमने फॉर्मूला ध्यान रखा, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। अब Z जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, या कहीं कहीं पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी इसको बोला जाता है, बुक्स में डिफरेंट नेम है, बट बात वही है। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट वेट जो हमने क्लास 11th में निकालना सीखा है, अपॉन 96500 कूलम। अब ये कहानी क्या है इसको समझाते हैं सबसे पहले। एक्चुअल में फेराडे ने बहुत क्लियरली ये बताया था कि अगर आपका 1 मोल ऑफ कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, डिऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको कितना चार्ज चाहिए होता है टोटल डिपोजिशन के लिए? 96500 कूलम। अब जैसे इसको कैसे यूज करते हैं, सपोज आई हैव टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को मैंने रिड्यूस करना है। तो बेसिकली आप जानते हैं एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज +3। अगर इसको रिड्यूस करना है तो मुझे इसके 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो दैट विल बी एल्यूमिनियम देन, तभी तो ये रिड्यूस होगा। तो बेसिकली मैंने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज करें? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए द टोटल चार्ज, कितना चार्ज लगेगा मेरा इस पे? टोटल चार्ज विल बी, 1 मोल के लिए 96500 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, तो 3 इंटू 96500, तो इतना मेरा चार्ज लगेगा एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज मेरा कॉपर का रिडक्शन चल रहा है, ठीक है, कॉपर को रिड्यूस करना है, कॉपर को डिपॉजिट करना है। तो आपको पता है कॉपर इज मेनली एट 2 पॉजिटिव स्टेट, तो अगर इसको रिड्यूस करना है तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को इसको इसमें देने पड़ेंगे इसको, तभी वो जाके क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। तो अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सिग्निफाई करना है। तो आपको पता है कि 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ कॉपर को रिड्यूस करने के लिए आपने 96500 लिए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो दैट विल बी योर 2 इंटू 96500 कूलम। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप यूज करोगे रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, तो उतने ही चार्ज आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। मतलब बेसिकली क्या है कि 1 मोल के लिए हम 96500 कूलम यूज करते हैं। तो जितने इतने आप बढ़ाते जाओगे पर इलेक्ट्रॉन, आप उतने से उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या बेसिकली मिला कि W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता लगा कि रिडक्शन करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज करे हैं, बेसिकली 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए हमें 96500 कूलम यूज करते हैं। दैट इज अ फेरेडे कांस्टेंट। ये क्या है? फेरेडे का कांस्टेंट है। तो अब जितने आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे उसको इससे क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सपोज आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से करना है, तो 3 इंटू 9650 एंड सो ऑन। अब ये तो इसका फर्स्ट लॉ था। अब इसका सेकंड लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ क्या है? जैसे मैंने सामने डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको पता है कि 2 मैंने सोल्यूशन ले रखे हैं, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट सेम चीज है कि दोनों में ही सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आई। ठीक है, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो आई पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को सेम सिचुएशन में रखकर सेम करंट देती हूँ तो जो उनका वेट डिपॉजिट होगा तो उनमें भी ना कोई कनेक्शन होगा। तो वो सेकेंड लॉ हमें ये समझाता है द अमाउंट ऑफ योर मेटल, ठीक है, डिपॉजिटेड इन द पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, दोनों ही जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे उसमें जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कांस्टेंट। The amount of weight deposit is directly proportional to their इक्विवेलेंट कांस्टेंट। जितना करंट दोनों में पास होगा वो जो और डिपोजिशन जो होगी, ठीक है, कैथोड पर, ठीक है, मेनली कैथोड पर डिपोजिशन होती है। तो जो उनकी डिपोजिशन होगी, जो उनका वेट का जो रेशियो आएगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के ही रेशियो के बराबर होगा। क्लियर? दैट इज अ रिलेशनशिप जब हम एक जैसा करंट 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में पास करते हैं। नाउ इनको और बेटर तरीके से समझने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द न्यूमेरिकल्स, जैसे न्यूमेरिकल्स कॉमनली हमारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। लाइक द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट आई हैव टेकन हियर इज calculate the time to deposit 1.27 gram of copper at cathode when a current of 2 ampere was passed through the solution of CSO4। अब हमने इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, पहले इंपॉर्टेंट ये है जांचना। CuSO4 लिया है, इसको अगर आप डिकम्पोज करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में डिकम्पोज करोगे तो दैट विल बी Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ये ऐसा होता है। अब इसका मतलब कॉपर को रिड्यूस करने के लिए, कॉपर एलिमेंट को डिपॉजिट करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब किताब चाहिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर डिपॉजिट करना होगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो ये डिपॉजिट होगा। लाइक दिस आई हैव रिटन, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो ये कॉपर में डिपॉजिट होगा, क्योंकि हमें आयन के फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होता, टोटल न्यूट्रल एलिमेंट के फॉर्म में वो डिपॉजिट होता है। अब मैंने अभी अभी क्या समझाया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लोगे, 1 मोल के लिए 96500 कार्बन डिपॉजिट 96500 कूलम चार्ज चाहिए होता है। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड will be 2 into 96500। क्लियर? अब डिपॉजिट कितना हुआ? अब उन्होंने बोला 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए कितना चाहिए? तो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टोशियोमेट्रिक के वैल्यू से, तो कॉपर सल्फेट अगर ब्रेक होता है तो कितना कॉपर आपको डिपॉजिट होता है? 63.5, ये इसका मोलर मास है, 63.5 ग्राम। तो आप देखो 63.5 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट इज आपको 2 into 96500 कूलम चार्ज चाहिए। तो वेरी इजी, 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए आपको चाहिए 2 into 96500 कूलम। तो आपको कितना डिपॉजिट करना है? 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करना है। तो दैट विल बी व्हाट रिक्वायर्ड। बहुत इजी ना, अगर यूनिटरी मेथड से भी करते हो कि 63.5 को 96500 into 2 चाहिए, तो 1.27 ग्राम को भैया कितना कूलम चाहिए होगा? तो कैसे करोगे? 1.27 into 96500 into 2 अपॉन योर 63.5, तो कितना कितना आपका चार्ज आ गया? चार्ज विल बी कमिंग टू, इतना आपका चार्ज आ गया। चलो ऐसा मैं इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करती हूँ आगे, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, इतना चार्ज आपको चाहिए। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब हमें फिलहाल क्या आया? हमारा चार्ज आया। तो आपको पता है कि फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू I into T होता है। अब Q
टाइम को हम लोग Q अपॉन I लिख सकते हैं, ठीक है। Q आपका मैं निकाला 1.27 इंटू 96500 इंटू 2 अपॉन 63.5, देन करंट कितना है इंटू 2, ठीक है। ये मैंने करंट की वैल्यू 2 लिख ली है, आपको करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर दे रखा है ना, तो कूलम तो आपको पता लग गया था कि 63.5 को डिपॉजिट करने में 2 इंटू 96500 लग रहा है, मतलब 2 फैराडे लग रहा है, तो 127 को कितना लगेगा, हमने वहां से चार्ज निकाल लिया। लेकिन हमें सिर्फ चार्ज तक नहीं निकालना था, हमें टाइम भी निकालना था, तो टाइम इज इक्वल्स टू Q अपॉन I। तो हमने इसको सॉल्व करा, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद आई एम गेटिंग द कैलकुलेशन एज 1930 सेकेंड्स। 2 से 2 कट जाएगा एंड आपका जब कैलकुलेशन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1930 सेकेंड। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द CBSE, कि आपको बेसिकली बस दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, और एक मोल के लिए आपको 96500 कूलम चार्ज लगता है, इसको हम फैराडे के नाम से भी जानते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन यूज करोगे उस हिसाब से उसको डिसाइड करना। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग आते हैं, ये भी न्यूमेरिकल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वील बी स्टार्ट डूइंग इट। हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, हमेशा न्यूमेरिकल को पढ़ा करो, उसको उसकी जो एक एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है उससे पहले नोट डाउन करा करो। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में देख क्या रखा है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सिल्वर इज यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, मतलब हम सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन अ मेटलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया 900। जब सिल्वर डिपॉजिट होता है किसी इलेक्ट्रोड पे, तो वो टोटल एरिया जो इस इलेक्ट्रोड का कंज्यूम करता है दैट इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब करता है, जब उसमें 0.5 एम्पेयर पास होता है 2 घंटे के लिए। क्लियर? अब सोल्यूशन कैसे करना है, मैंने हमेशा बताया ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो। आप Ag की बात कर रहे हो, Ag अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में Ag पॉजिटिव में रहता है, तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए Ag बनाने के लिए या रिड्यूस होने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब बाय स्टैंडर्ड 96500 कूलम जब एक इलेक्ट्रॉन हम यूज करें, तो मतलब हम स्टैंडर्डली हम फैराडे का कितना कूलम यूज कर रहे हैं, 96500 कूलम। तो 96500 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, 108 ग्राम। अब उन्होंने हमें सिचुएशन कौन सी दी है कि आपका करंट और टाइम आपको दे रखा है, तो इतना करंट और इतना टाइम लेने पर जब करंट आपका 2 घंटे पास करता है तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पे सिल्वर डिपॉजिट होती है। तो पहले हम अपना चार्ज निकालते हैं, तो हमारा चार्ज क्या आएगा, या सॉरी हमारा कूलम कितना आएगा, दैट विल बी 0.5 इंटू 2, लिखिए आवर में हम 60 इंटू 60 कर लेते हैं, इसका मतलब मेरा आएगा 3600 कूलम। तो 3600 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, एक हुआ ना सिचुएशन कि 96500 कूलम 108 ग्राम डिपॉजिट करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड मोलर मास हुआ, ठीक है, स्टैंडर्ड में। तो 3600 कितना करेगा, तो दैट विल बी अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक है, यहां बोलते हैं मास डिपॉजिट, हम मास एक्चुअली की बात करें, कितना मास डिपॉजिट हुआ है, दैट इज योर 3600108 अपॉन 96500। तो ये मेरा कैलकुलेट करके आया 4.03 ग्राम। तो इतना मास डिपॉजिट होगा जब 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पेयर पास होता है। अब नेक्स्ट क्या, चलो हम लोगों को तो अभी थिकनेस निकालनी है, तो आपको पता है वॉल्यूम, I'll not take volume here, I'll take density to explain you. Density is equals to mass into volume. तो that means mass is equals to density into volume. अब वॉल्यूम के बारे में मैंने अभी वॉल्यूम के बारे में अगर हम उसको और ब्रेक करें तो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी को हमने एरिया ले लिया, थिकनेस को हमने H ले लिया। अब मास यहाँ पर है, मास कितना आया था आपका 4.03, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया आपने कितना लिया था 900 सेंटीमीटर, सी है। तो अब आपकी यहाँ से थिकनेस निकल जाएगी, ठीक है, आप यहाँ से थिकनेस को निकाल सकते हैं। आप इसको H मत लिखो, वो सिर्फ समझाने का एक तरीका है, जस्ट राइट थिकनेस।
तो अगर थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी 4.03 अपॉन 10.5 इंटू 900। तो ये टोटल कैलकुलेशन करने पे इट इज कमिंग 4.26 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। Fine. So these are the some basic numerical that is usually asked in your boards. The next topic we are going to start is the product of electrolysis. Electrolysis हम लोग जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जब हम electrolysis करते हैं तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन चलती है, कैथोड पे आपकी रिडक्शन चलती है। Reduction is your gain of electron and oxidation is a loss of electron. तो कैसे हम लोग इसके प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, तो वो भी हम लोग को लर्न करना है। एक्चुअली में ये लर्न करने वाला ही कंसेप्ट है, बट एक दो एग्जांपल से हम इसको आई विल एक्सप्लेन यू। लाइक सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ मोल्टन NaCl कि अगर आप मोल्टन NaCl को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो क्या होता है। तो मोल्टन NaCl में सबसे पहले अगर एनोड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन दिखाता है वहां पे क्या एक रिएक्शन देखी गई है कि जो Cl नेगेटिव आयन है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाता है और Na पॉजिटिव के साथ मिलके Na को रिड्यूस कर देता है। तो हम ये जज कर सकते हैं कि अगर मोल्टन NaCl का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस लिखने को आता है तो एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस आती है और कैथोड पे Na मेटल आपको मिलता है। तो आपको ये दोनों तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, आपको रिएक्शंस भी याद करनी है और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट आपको लास्ट में मिलता है। अब मोल्टन NaCl तो हमने पढ़ लिया। सपोज अब मोल्टन NaCl के साथ मैंने लिया एक्वस NaCl, तो ये चीज हटाते हैं, ये आपको कंफ्यूज करेगी। इफ आई एम गोइंग टू राइट टुगेदर, हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से इसको लिखते हैं। अब हम लोग मोल्टन NaCl की जगह ले रहे हैं एक्वस NaCl, ठीक है। Everyone understand the meaning of the aqueous NaCl। तो जो एनोड की रिएक्शन होती है वो तो बिल्कुल सेम रहती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देता है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन में या एनोड में निकला है वो इलेक्ट्रॉन जाता है आपके वाटर के पास, क्योंकि आपको पता है वो एक्वस फॉर्म में है। तो वो वाटर उस इलेक्ट्रॉन को जो एनोड से आया है उसको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्वस NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, लास्ट एग्जांपल से समझाते हैं। दीज आर द रिएक्शंस दैट यू हैव टू लर्न डियर, क्लियर। ऐसे ही अब आगे हम लोग बैटरीज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको रिएक्शंस इलेक्ट्रोड और कैथोड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 को करते हैं, व्हाट आई एम टेकिंग डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 में एनोड में क्या रिएक्शन होती है, 2H2O जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डिकम्पोज होता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज। अब इसी में से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाता है और कैथोड में एक जो आपका हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन वाला आयन है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है पर कैपिटा। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस होंगे और वो बनाएंगे आपकी हाइड्रोजन गैस। तो डाइल्यूट H2SO4 का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलती है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलती है। सो दीज आर द बेसिक इक्वेशंस दैट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मग अप, क्लियर। So next we are going to come to the topic batteries. The next topic that we are going to add is the battery in this chapter. Batteries हम लोग अपनी रोजमर्रा अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, सेल्स यूज करते हैं। जो सेल्स होते हैं या अपनी बैटरीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं मेनली, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स।
अब प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स के बीच में एक ही मेन कॉन्ट्रैक्टिंग फीचर होता है कि ये अनरिचार्जेबल होते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब, तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। वेयर सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, आप उनको रिचार्ज कर सकते हो और इनका दे आर यूज फॉर मोर लॉन्गर पीरियड्स देन द प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स ड्राई सेल और मरकरी सेल्स होता है। सेकेंडरी सेल्स में निकल कैडमियम सेल या लेड स्टोरेज बैटरीज, जैसे हम अपने घर पे लेड स्टोरेज बैटरीज यूज करते हैं व्हेन वी हैव आवर पावर कट फॉर द इन्वर्टर। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ के हैं फॉर द प्राइमरी सेल्स एंड द सेकेंडरी seल। अब these are some of the diagrams that you can see these are your what we have, your batteries, ठीक है, lead storage batteries we have. These smalls are the cells that are used in your watch, and once they are exhausted they cannot be recharged again, so they are the primary cells. अब मेनली जो हम लोगों ने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ड्राई सेल, हर एक जो सेल के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी थी, तो वो ड्राई सेल के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि ड्राई सेल आपका किस, उसका एनोड, उसका कैथोड किसका बना होता है, उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें क्या रिएक्शन होते हैं। तो इन तीनों टॉपिक के लिए हमने हर एक सेल को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ड्राई सेल में एनोड होता है, यू कैन सी इन द डायग्राम दैट इज मेड अप ऑफ जिंक। और अगर आप कैथोड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो कैथोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ड्राई सेल में यूज होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन दैट इज टच विद द कैथोड। जो कैथोड में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हो रहे हैं दैट आर MnO2 एंड कार्बन, वेयर एज द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर यूज्ड इन द एनोड कंटेनर। ठीक है, एनोड में देखो यहाँ पे एनोड है, एनोड के जो कंटेनर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हो रहे हैं दैट इज योर ammonium chloride and zinc chloride. So these are the 2 points that you will remember about the electrodes and about the electrolytes. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तीसरा जो टॉपिक आपने इसके अंदर पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है इसके बारे में कि इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। अगर एनोड में हम देखें तो हमने अभी देखा कि एनोड जिंक का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली जिंक एनोड पे है, तो आपका जिंक क्या करेगा, आपका जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक विल बी oxidize, zinc gives Zn2 positive divalent ion and 2 electron. अब कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कौन रिडक्शन कर रहा है वहां पे, आपको पता है वहां पे MnO2 है प्लस NH3 जो NH4 पॉजिटिव है। ठीक है, ये रिएक्शन वहां पर है, वहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दैट विल बी MnO and OH, ये आपका एक कंपाउंड बनेगा एंड एमोनिया गैस। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट दीज आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनोड एंड द कैथोड। अब ऐसे जैसे हमने ड्राई सेल पढ़ा है, उसके एनोड कैथोड के बारे में पढ़ा, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा और उसके रिस्पेक्टिव रिएक्शन के बारे में पढ़ा, तो ऐसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना लेड स्टोरेज बैटरी। दिस इज द लेड स्टोरेज बैटरी डायग्राम। इस लेड स्टोरेज बैटरी डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो एनोड होता है दैट इज मेड अप ऑफ लेड एंड जो कैथोड होता है दैट इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज द डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व। एनोड, जो एनोड पे इलेक्ट्रोड लेड का है और कैथोड पे इलेक्ट्रोड PbO2 का है। अगर हम इसके इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज होता है H2SO4 and that is 38% of your H2SO4 is used as a electrolyte. तो ये 3 पॉइंट से क्लियर हो गए कि एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है। अब इनकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर देखो इस डायग्राम में गलत लिखा था तो मैंने इसको चेंज भी किया है। दिस इज आवर एनोड एंड दिस इज आवर कैथोड, दे हैव रिटन दैट इट वाज द रॉन्ग इमेज, तो मैंने चेंज करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब रिएक्शन की बात करते हैं, तो जो रिएक्शन है एनोड पर, अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड में आपको पता है पीवी है, तो पीवी क्या करेगा, SO4 2 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिलीज कर देगा क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब कैथोड में यही इलेक्ट्रॉन PbO2 और SO4 2 नेगेटिव आयन तो वहां पर भी है, वो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको
एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एंड इट विल कम इनटू PbSO4 plus 2H2O. So this is the reaction that you have to learn for your cathode. तो एन अब हमारा ड्राई सेल हो गया, हमारा लेस स्टोरेज बैटरी हो गई, हमने उसमें एक एक पॉइंट, ये छोटे छोटे नंबर्स, या तो रिएक्शन वो लोग पूछेंगे आपसे, या तो आपके एनोड और कैथोड पे क्या चीज फॉर्म होती है और वो किसके बना होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज होते हैं, ये आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट सेल दैट यू हैव टू स्टडी इज द फ्यूज सेल. ठीक है, फ्यूज सेल जो होता है दैट इज मेनली यूज्ड टू कन्वर्ट, this is the fuel cell that is mainly used to convert energy of combustion of fuel to into an electrical energy. ठीक है, जो फ्यूल सेल होते हैं वो किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करके या किसी भी फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई फ्यूल सेल की. अब फ्यूल सेल का पहला पॉइंट कि एनोड और कैथोड किसका बना होता है. तो बच्चों एनोड इज मेड अप ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन का बना होता है, एंड दैट इज पोरस. ठीक है, उसमें छेद होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, और जिसमें उस कैटलिस्ट होता है, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, मेनली इसमें हाइड्रोजन गैस पास होती है. क्लियर? और जो आपके कैथोड्स होते हैं दैट इज अगेन मेड अप ऑफ पोरस कार्बन, कार्बन के ही बना है. कैथोड भी जो है वो कार्बन का ही बना होता है, इसमें भी पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है और इसमें ऑक्सीजन पास करी जाती है. ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, अलग अलग. एनोड और कैथोड दोनों ही कार्बन पोरस कार्बन के बने होते हैं. एनोड पे हाइड्रोजन पास करी जाती है और कैथोड पे ऑक्सीजन पास होती है. अब इनका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो इनका मेनली होता है दैट इज योर aqueous KOH. aqueous KOH. So this is the electrolyte. Now the amount of the aqueous KOH is concentrated, that is not diluted. तो ये चीज भी ध्यान रखना. अब एनोड पे क्या रिएक्शन होता है ये समझते हैं. अभी मैंने बताया था कि एनोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस पास होती है, तो हाइड्रोजन गैस पास होने की वजह से वो वहां पर ऑक्सीडाइज हो जाती है. इट फॉर्म्स वाटर एंड इट पास ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे जाते हैं एंड अभी मैंने बताया था कि कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है या ऑक्सीजन पास होती है, सॉरी. तो ऑक्सीजन क्या करेगी, वो कैथोड पे रिड्यूस होगी. ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने बैलेंसिंग पे लिए, तो 4OH नेगेटिव. सो दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर कैथोड. तो अब ये सारे सेल्स तो हमारे कंप्लीट हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज द करजन. ठीक है, अब करजन क्या होता है, ये करजन भी क्या है, केमिकल फिनोमिना है. हमें पता है करजन इज द ईटिंग अवे ऑफ द मेटल. अब कभी भी हम कोई भी मेटल जैसे आयरन है या कुछ भी हम बाहर रखते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड योर एयर, ऑक्सीजन. तो इस ये जो है केमिकल चेंज है. अगर ये केमिकल चेंज है तो ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक एनवायरनमेंट में भी हो सकता है. तो हम इसका केमिकल फिनोमिना भी पूछा जाता है क्लास 12th में, कि आप कैसे कह सकते हो कि करजन भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है या उसके भी कुछ रिएक्शन हो सकते हैं. तो हमने ये देखा कि अगर हम लोग आर्टिफिशियली आयरन को करोड करने की कोशिश करें अपने एक सेल के माध्यम से, तो हम कैसे कर सकते हैं. तो देखा गया है कि जो एनोड होता है वो Fe का बना होता है, और अगर हम वहां पे Fe को रखें तो Fe क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. ठीक है, बैलेंसिंग हो गई. अब ऐसी क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे भी इसका ऐसी रिएक्शन होगा. तो कैथोड पे क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि दूसरा जो फैक्टर है वो ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन अपने वाटर के आयंस में से H+ के आयन को लेता है, और ऑब्वियसली ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए थे वो उसको भी लेता है, एंड इट फॉर्म्स अ वाटर. So if in exam it comes theoretically that how can you say that corrosion is a chemical phenomena, so we can write the reaction that take place at anode and cathode, and then we can also write the overall reaction. 2Fe plus O2 4H plus gives 2Fe2 positive and water 2H2. So this is all over
reaction for the proving that corrosion is also a chemical process. So bachcho, this is all for your electrochemistry, and if you have any doubt regarding any of the slide or any of the numerical, so you can contact me personally. Thank you.